बहुत बहुत स्वागत है आज के क्लास में। आज एशिया एशिया पढ़ेंगे। एशिया में कौन कौन से माउंटेन हैं, कौन कौन से देश हैं, हमारा भारत किधर है, इसमें नॉर्थ एशिया किधर है, साउथ एशिया किधर है, एशिया से यूरोप को क्या डिवीजन करता है, एशिया से अफ्रीका को क्या अलग करता है, एशिया से ऑस्ट्रेलिया को कौन सा फीचर अलग करता है। तो इस पर आज बात करेंगे। डेंसिटी क्या है, कितना जनसंख्या है एशिया का, कितना एरिया है। तो वर्ल्ड का सबसे बड़ा जो कॉन्टिनेंट है वो है एशिया, जैसा कि आप जानते हैं। तो ये पहले वर्ल्ड का मैप है। वर्ल्ड के मैप के बाद आपको एशिया का मैप दिखाएंगे पर्टिकुलर। वर्ल्ड का मैप में जैसा प्रीवियस क्लास में आपको बताए थे, तो इसी से शुरू करते हैं। ये तो आप जानते हैं ना, ये अफ्रीका, कल जो हम लोग पढ़े लास्ट क्लास में, ये वाला जो पार्ट आपको दिख रहा है, ये अफ्रीका। तो ये वाला पोर्शन देखिए अफ्रीका है। और ये हम लोग पढ़ चुके हैं। हम लोग नॉर्थ अमेरिका पढ़ चुके हैं, अफ्रीका पढ़ चुके हैं, और आज एशिया पढ़ रहे हैं। आज हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो हम यहाँ से एक लाइन खींच रहे हैं। ये देखिए, यहाँ से लेकर के ये पूरा, ये हमारा भारत, और फिर इधर साउथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया, इसके ऊपर थोड़ा सा चाइना का पोर्शन आएगा, और ऊपर रूस, इधर में रसिया आ रहा है, इधर फिलीपींस, इंडोनेशिया आ रहा है। तो ये आज हम लोग को करना है। इसमें इसमें एशिया जब देखेंगे तो ये वाला इलाका जो है, जिससे हम जहाँ से एक और लाइन खींचना चाहें, इस जगह से ऐसे, तो ये वाला इलाका जो आपको दिख रहा है अभी, ये वाला, ये ब्लॉक, देखिए ये ब्लॉक जो दिखा ना अभी, ये वाला, ये एशिया है। ये है एशिया, जिसमें यूनाइटेड नेशन में 52 कंट्री, 52 कंट्री का लिस्टिंग है। तो इसमें ये जो ये वाला जो पोर्शन दिख रहा है, भारत वाला, ये पहले यहाँ पर हुआ करता था। ये वाला, ये एग्जैक्टली ये वाला पोर्शन जो है, ये पहले यहाँ पर था, और अफ्रीका से ये टूट करके उधर गया है। ये ऑस्ट्रेलिया भी पहले अफ्रीका के साथ था। ये वाला पोर्शन जो हमने लास्ट क्लास में आपको बताया था, देखिए ये जो ब्राज़ील का पोर्शन है, और ये जो अफ्रीका का पोर्शन है, देखिए ये पोर्शन यहाँ पर फिट हो रहा है, यहीं से टूट करके अलग हुआ है। तो ये प्राचीन जो गोंडवाना लैंड था, जो पुराना गोंडवाना भूखंड, वो गोंडवाना भूखंड कुछ इसी प्रकार से इस क्षेत्र में ऐसे गोंडवाना भूखंड था ये पूरा, और ऊपर वाला अंगारा लैंड था, बाद में ये ज्वाइंट होकर के एक कॉन्टिनेंट बना है। तो ये कॉन्टिनेंट है, और एक होता है सब कॉन्टिनेंट। जैसे भारत को इंडियन सब कॉन्टिनेंट कहते हैं, उपमहाद्वीप कहते हैं, जिसका मतलब होता है कि कोई लार्ज फिजिकल फीचर के चलते, कोई लार्ज फिजिकल फीचर के चलते देखने में ऐसा लगे कि ये कॉन्टिनेंट जो है एक सेपरेट कॉन्टिनेंट है, बट वो किसी 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 कॉन्टिनेंट का ही भाग है, देखने में सेपरेट लग रहा है। तो हिमालय के चलते इंडिया और उसके पड़ोसी देश वो अलग दिखाई देते हैं, वो अलग दिखाई देते हैं, बट वो एशिया के भाग है। इसलिए इंडिया और उसके पड़ोसी देश, बांग्लादेश, म्यांमार, भूटान, नेपाल, पाकिस्तान, ये सबको मिलाकर के भारतीय उपमहाद्वीप कहा जाता है, इंडियन सब कॉन्टिनेंट कहते हैं, क्योंकि इसमें इंडिया सबसे बड़ा एरिया वाला देश है, और साथ ही साथ उस सब कॉन्टिनेंट में हिमालय के चलते वो डिफरेंट दिखाई दे रहा है, जो नहीं है, वो एक्चुअली में एशिया के ही साथ है। तो हम लोग एशिया पढ़ेंगे। इसमें आप एशिया की लोकेशन देखेंगे तो अफ्रीका के राइट हैंड साइड में है, अफ्रीका से राइट में, ऑस्ट्रेलिया से नॉर्थ में, यूरोप से देखिए
आप यहाँ पर सारे यूरोपियन कंट्री हैं जो भारत में बिजनेस करने आते थे, तो ये लोग बोलते थे कि हम लोग ईस्ट इंडिया कंपनी बना रहे हैं। सुने हैं ना, ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटेन का, फ्रांस का, हॉलैंड का यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी। तो यहाँ से जब देखिएगा तो दाहिनी हाथ की ओर भारत है, तो यहाँ से ईस्ट की ओर है। ये ब्रिटेन, ये यूरोपियन देशों से देखिए हम लोग ईस्ट से हैं, इसलिए इसमें बोला जाता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी, ये लोग ईस्ट इंडिया कंपनी। अगर भारत इधर रहता तो वेस्ट इंडिया कंपनी बोलते। ये लोग इधर से इधर आया तो ईस्ट इंडिया की ओर आया। और हमारे देश में अक्सर आप सुनते हैं कि पश्चिमी कल्चर से हम लोग की सभ्यता नष्ट हो रही है, तो वो इसलिए बोल रहे कि हमारे तुलना में ये यूरोपियन, अमेरिकन हमारे तुलना में वेस्ट में है। तो हमारे यहाँ जो नई कल्चर आ रही है, नई सभ्यता आ रही है, नए रीति रिवाज आ रहे हैं, वो कहाँ से आ रहे हैं? पश्चिमी देशों से आ रहे हैं। तो हम लोग बोलते हैं वेस्टर्न कल्चर से भारत पर बहुत प्रभाव पड़ रहा है। तो ये एशिया में, एशिया अफ्रीका से ठीक सटा हुआ है, और कुछ एरिया में यूरोप से भी सटा हुआ है। यहाँ पे रूस वाले पोर्शन पे इधर वाटर मार्क है, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में वाटर मार्क है अराफुरा सी के पास। तो अगर अब पर्टिकुलर एशिया का नक्शा देखें तो एशिया में यहां पर देखिए ये वाला जो है लाल सागर, और लाल सागर के बाद यहां से ये टर्की, और ये वाला ब्लैक सी है ये वाला, और इसके बाद ये इलाका जो कैस्पियन सी है, यहाँ से कैस्पियन सी से ऊपर की ओर अगर जाएंगे ये लाइन, तो इसका ये वाला पोर्शन जो है रूस का, ये वाला पोर्शन यूरोप में है, ये वाला एशिया में है। तो इसके बाद इधर इधर पूरा एशिया हो गया, ये पूरा एशिया हो गया। और तो अगर आप बॉर्डर लिखते हैं कि द बॉर्डर बिटवीन अफ्रीका एंड एशिया, तो उसमें दो चीज लिखिए। पहला लिखिए रेड सी, लाल सागर, और दूसरा स्वेज कैनल, यहां पर जो कल पढ़ाए थे स्वेज कैनल। तो ये अगर एशिया और अफ्रीका के बीच बॉर्डर देखेंगे तो लाल सागर, पहला लाल सागर और दूसरा स्वेज कैनल, ये दोनों एशिया को अफ्रीका से अलग करता है। और इसके बाद देखिए ये है एशिया, और यहाँ पर नीचे की ओर में, इसके नीचे जहाँ पर ये ईस्ट तिमोर लिखा हुआ है, इसके नीचे ऑस्ट्रेलिया है। तो ऑस्ट्रेलिया को एशिया से अलग करता है अराफुरा सी, यहाँ हम लिख दे रहे हैं अराफुरा सी। ये मोती की खेती के लिए बड़ा फेमस सागर है, ऑस्ट्रेलिया के ठीक नॉर्थ में है। तो अराफुरा सी एशिया को अफ्रीका से अलग करता है। और ये पर्ल कल्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, अराफुरा सी ऑस्ट्रेलिया के ठीक ऊपर। आप अगर इसको वर्ल्ड मैप में देखेंगे तो दिख जाएगा, यहां पर इस जगह पर अराफुरा सी और तिमोर सी है, इस दोनों इस स्थान पे। ये एशिया को ऑस्ट्रेलिया से ये वाटर मार्क जो है अलग कर रहा है। तो अभी एक तो ये अलग किया, यहां से लाल सागर और स्वेज कैनल, स्वेज वाला जो पोर्शन है वो। और दूसरा ये जो जहां पर टर्की आपको दिख रहा है, ये तुर्की देश है। तुर्की देश के बारे में आप लोग जानते अगर होंगे। अच्छा, वर्ल्ड का सबसे अच्छा जो ऊन होता है ना, स्वेटर बनाने वाला ऊल, वो किससे निकालते हैं? मतलब कौन जानवर से निकालते हैं? कोई बताइए तो। विश्व का सबसे अच्छा जो ऊन है वो किस जानवर से प्राप्त होता है? वो जानवर कौन सा है? कोई आंसर कीजिए कि वह कौन सा जानवर है। हाँ, ये सही बताएं रंजन राजेवाड़। विश्व का सबसे अच्छा ऊन निकाला जाता है अंगोरा बकरी से।
अभी याक, रेबिट, रेबिट गलत है, याक गलत है। पाशमीना ऊन जो होता है वो भेड़ा से निकाला जाता है, तो वो भी गलत हो गया, शिप से। अंगोरा गोट, अंगोरा बकरी से, ये याद रखिएगा कि विश्व का सबसे अच्छा जो ऊन है वो बकरी से निकाला जाता है। तो ये टर्की फेमस है। और टर्की के पास में ये जो ऊपर दिख रहा है ये वाला एरिया, ये ऊपर का एरिया, ये वाला ब्लैक सी है। ब्लैक सी, जैसे रेड सी बताए थे, रेड एल्गे के चलते रेड सी है, और ब्लैक सी, ब्लैक चेरनोजम मिट्टी के चलते। इस एरिया को ब्लैक अर्थ बोला जाता है क्योंकि यहाँ गेहूं की खेती काफी ज्यादा होती है। ब्लैक सी का नाम ब्लैक सी है चेरनोजम मिट्टी के चलते। चेरनोजम सॉइल होता है जो ब्लैक लुक से ड्यू टू ह्यूमस, इसलिए इसका नाम ब्लैक सी है। लेकिन रेड सी को रेड सी बोलते हैं लाल कवक के कारण, रेड एल्गे के कारण, रेड एल्गे। तो यहां पर टर्की जो देश है, इसके भी थोड़े से पोर्शन यूरोप में आते हैं। कजाकिस्तान का भी थोड़ा सा पोर्शन यूरोप में आता है, ध्यान रखिएगा। लोग जानते हैं कि सिर्फ रसिया जो है वो यूरोप और एशिया में है, बट विथ रसिया द सम पार्ट्स ऑफ टर्की एंड सम पार्ट्स ऑफ कजाकिस्तान ऑल्सो कम्स इन यूरोपियन एरिया, वो भी यूरोप में है। तो टर्की और ब्लैक सी जो है इसके बीच में, और यहाँ पे देखिए मेडिटेरियन सी है, ये वाला, ये मेडिटेरियन सी है, भूमध्य सागर जो कल पढ़ रहे थे। तो इस नक्शे पे अगर देखेंगे तो यहाँ पे थोड़ा क्लियरिटी आएगा आपको। पहले हम पुराने चीज़ों को थोड़ा उसको मिटा दें। अब देखिए, ये है मेडिटेरियन सी, भूमध्य सागर ठीक अफ्रीका और यूरोप के बीच में, और इसके बगल में ये वाला जो पिंक कलर दिख रहा है वो टर्की है, और इसके ऊपर ये है ब्लैक सी। तो ब्लैक सी से मेडिटेरियन सी लिंक है। ये आप लोग जो सी बोलते हैं, सी का अपना पानी नहीं होता है। द वाटर ऑफ ओशन विच टेक्स रेस्ट इनटू द कॉन्टिनेंटल शेल्फ, दैट इज नोन एज सी, एंड सी इज ऑलवेज लिंक्ड विथ ओशन। सी ओशन से हमेशा लिंक होगा। देखिए मेडिटेरियन सी अटलांटिक से लिंक है, और ब्लैक सी मेडिटेरियन से है। और जब लेक बोलेंगे तो लेक कंप्लीटली इनक्लोज्ड बाय लैंड होगा। जैसे अगर इफ वी कॉल अबाउट कैस्पियन सी, यहां पर है, इट इज नॉट अ सी। कैस्पियन सी नहीं है। कैस्पियन सी एक लेक है, लेकिन पानी ज्यादा होने के चलते उसको हम लोग सी बोलते हैं। बट टेक्निकली द लार्जेस्ट लेक ऑफ वर्ल्ड इज कैस्पियन सी, एशिया में आता है। तो यहां से ब्लैक सी से मेडिटेरियन सी के लिए रूट है, और वही डिवीजन लाइन है। वो जो रूट है वो वही डिवीजन लाइन है ना। और वो रूट का नाम क्या है? एक लिखेंगे, एक है स्ट्रेट ऑफ बॉस्फोरस, मतलब इन बिटवीन ब्लैक सी एंड मेडिटेरियन सी टू लैंडमार्क इज देयर विच सेपरेट्स एशिया एंड यूरोप। एशिया यूरोप को अलग कर रहा है, तो वो है स्ट्रेट ऑफ बॉस्फोरस, स्ट्रेट ऑफ बॉस्फोरस। और दूसरा है डार्डेनल्स स्ट्रेट, डार्डेनल्स स्ट्रेट। ये दो ऐसे फीचर हैं जो एशिया और यूरोप के बीच का बॉर्डर लाइन है इधर का। तो इधर का बॉर्डर लाइन कंप्लीट हो गया, लाल सागर, स्वेज नहर, और आगे बढ़ते हुए यहां डार्डेनल्स स्ट्रेट एंड स्ट्रेट ऑफ बॉस्फोरस। और इस साइड का अगर देखेंगे तो यहां पर
तिमोर सी और अराफुरा सी, इस साइड का भी कंप्लीट हो गया ये, और इधर तो पूरा एशिया, भी पूरा एशिया है ये। तो इस पर देखिए, इस जगह में बात कर रहे हैं, यहां पर मेडिटेरियन और इसके बीच में जो लाइन था इधर का, तो ये बॉर्डर हो गया, और इस साइड में एशिया है। ये जापान है, ये वाला जापान है, पूरा पैसिफिक ओशन में है जापान। ये ताइवान, और ये साउथ कोरिया, ये नॉर्थ कोरिया। आपको पता चल पाएगा कि चाइना की समस्या क्यों हो रही है अलग अलग देशों के साथ में, जो जहां पर नियरेस्ट नेबर है। अभी इंडिया का कनाडा से लड़ाई नहीं होता है, क्योंकि जो सबसे नजदीक के पड़ोसी होते हैं उसको आप चेंज नहीं कर सकते, तो उसको उसके साथ में आपकी डिस्प्यूट की चांसेस भी हो जाती है। अभी देखिए, आप अगर आप करंट इवेंट पढ़ते होंगे, फिलीपाइंस, ये देश है, वियतनाम, ये इंडोनेशिया, और ये सारे के साथ में चाइना की लड़ाई है, सारे के साथ में चाइना की लड़ाई है। क्योंकि इसका ये समुद्र वाला जो पोर्शन देख रहे हैं, ये समुद्र के पोर्शन में, जैसा हमने पहले भी बताया है कि किसी भी देश का, समुद्र में किसी भी देश का 22 किलोमीटर तक पानी पर अधिकार होता है, इसको टेरिटोरियल वाटर बोलते हैं। और 320 किलोमीटर को एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन बोला जाता है, मतलब यहां तक हर देश बिजनेस कर सकता है। और इस 22 किलोमीटर में, सो नो कंट्री हैज राइट टू मूव विदाउट टेकिंग द परमिशन फ्रॉम दैट कंट्री वेयर द टेरिटोरियल वाटर इज लोकेटेड। किसी देश का जो उसका पानी है वो 22 किलोमीटर समुद्र में, उसमें कोई भी देश मूवमेंट नहीं कर सकता विदाउट टेकिंग परमिशन, वो पकड़ा जाएगा। लेकिन 320 किलोमीटर में आना जाना करेंगे। अभी अमेरिका के लोग अगर चाहें तो इधर आ सकते हैं, अमेरिका के लोग अगर चाहें तो इधर आ सकते हैं, इसमें कोई रोक टोक नहीं है। देखिए, ये तो एशिया है, एक मिनट हम इसको ले आते हैं तो आप समझ पाएंगे। ज्योग्राफी पूरा समझने का चीज़ है। ये है अमेरिका, तो अमेरिका नॉर्थ अटलांटिक से चाहे तो वो यहाँ आ सकता है, आने जाने में कोई रोक नहीं है। अभी वो बोलेगा हम इधर रूस में बेरिंग सी जा रहे हैं तो उधर जा सकता है। ये 320 किलोमीटर, हाँ, इसका 22 किलोमीटर वाला पानी पे आना जाना नहीं करेगा। अभी इंडिया इधर आना चाहता है, यहां से कि चलो हम इधर से आते हैं, यूरोप जाना, यहां से चला गया, कोई दिक्कत की बात नहीं है, इसको यहां पर परमिशन है। लेकिन ये किसी भी देश का 22 किलोमीटर का पानी को छोड़ करके जाना है। अगर साउथ अफ्रीका के बगल से जा रहे हैं तो 22 किलोमीटर छोड़ दीजिए, वो उसका टेरिटोरियल वाटर है। उसके बियॉन्ड जो 320 किलोमीटर तक है वो अफ्रीका का, ये साउथ अफ्रीका का, वो चीज क्या है, साउथ अफ्रीका का एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है, उसमें जा सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ये तो चल रहा है। लेकिन प्रॉब्लम कहां पर हो रहा है? प्रॉब्लम होता है कि सपोज कीजिए कि ये 320 किलोमीटर की, सोचिए मैं लाइन बनाया है, ये वाला लाइन 320 किलोमीटर का है। देन ये जो द वाटर विच रिमेन्स आफ्टर 320 किलोमीटर, ये अभी चाइना का 320 किलोमीटर, कोरिया का 320 किलोमीटर, फिलीपींस के 320 किलोमीटर, ताइवान का 320 किलोमीटर, ऑस्ट्रेलिया का, सब का कर लिए तो ये पानी बच जा रहा है। नो कंट्री कैन क्लेम इट इज देयर एक्सक्लूसिव एरिया, कोई देश नहीं बोल पा रहा है। इन ज्योग्राफी दोज वाटर विच इज नॉट क्लेम्ड बाय एनीवन, दैट इज नोन एज हाई सी, उसको ज्योग्राफी में हाई सी बोलते हैं। The water beyond 320 kilometer is known as high sea. Any country can go there for their economic activity. So no can ban those country. यहां पर कोई भी आ सकता है। If this water does not come within the 320 kilometer of any country, यहां पर कोई भी आ सकता है। अभी इंडिया भी जा सकता है वो,
So what is the reason? All the country like Japan, Korea, China, Russia, America, India, they all are working in Antarctica. सब कोई वहां पर है, क्यों? क्योंकि वो किसी का 320 किलोमीटर में नहीं आ रहा है. So the water beyond 320 kilometer is high sea. Anyone can claim there and they can just perform their economic activity in the ocean. वो कर सकता है, इसमें कोई रोक टोक लगा हुआ नहीं है. तो यहां पर एशिया में भी ये चीजें हैं और यही कारण है कि आप अक्सर जब सुनते हैं कि यहाँ इतना इतना प्रॉब्लम क्यों है, ताइवान, जापान, साउथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया, ये चाइना के साथ ही सब कोई का लड़ाई चल रहा है. वियतनाम, फिलीपाइंस, ब्रुनई, मलेशिया, सबके साथ है लड़ाई. और सबके साथ लड़ाई होने का कारण है कि इसका सबका ये जो वाटर है, ये सबका अब 320, इसका 320, इसका 320 और इसका 320 एक हो सकता है. 22 किलोमीटर तो डिफरेंट है, बट वो तो 320 एक है ना. तो हम लोग को ये जमीन मिल गया 320 किलोमीटर. अभी इसके बॉर्डर कंट्री सबका ये है. तो अभी सबके जहाज यहां पर आकर के काम कर रहे हैं. तो जिसकी बिजनेस एक्टिविटी ज्यादा होगी उससे टेंशन हो जाएगा और हम ज्यादा मशीन लगाएंगे और जो छोटे देश है वो नहीं लगा पा रहे हैं तो हमसे लड़ाई होगी उसकी. यही कारण है कि इन दिनों आपको करंट इवेंट से हमेशा सरोकार रखना. इफ यू वांट टू क्वालिफाई आईएएस और जेपीएससी, विदाउट करंट इवेंट यू वॉन्ट बी एबल टू क्वालिफाई. करंट इवेंट के लिए सबसे अच्छा तरीका होता है, अगर कोई भी घटनाएं घट रही, घटना ही घटता है, वो कहीं तो घट रहा होगा ना पृथ्वी पर. सो यू विल हैव टू जस्ट रिकॉग्नाइज द एग्जैक्ट पोजीशन ऑफ दोज कंट्री. कि अगर ये अफ्रीका में वार्ता चल रहा है, अगर अभी माली में तख्ता पलट हुआ जो लास्ट क्लास में बता रहे थे, तो एक बार समझ में आना चाहिए कि अफ्रीका में माली किधर है. अगर कभी कुवैत में कुछ हो रहा है, कतर में कुछ हो रहा है, तो समझ में आना चाहिए किधर है. तो इससे क्या होगा ना कि आपकी जनरल नॉलेज स्ट्रांग होगी. आप रटंत विद्या में भी नहीं जाइएगा, क्योंकि डेली वर्ल्ड में कुछ ना कुछ तो हो रहा है. अगर आप बीबीसी न्यूज देखिएगा तो कुछ ना कुछ तो हो रहा है ना वर्ल्ड में. कभी अमेरिका में चुनाव हो रहा है, कहीं और हो रहा है. तो ये जो अलग अलग, और इसमें रीलाइन होता है, जो अभी उन्होंने पूछा है कि डॉट्स क्या है, ये 9 डॉट्स, 10 डॉट्स, 11 डॉट्स ऐसे आपको स्पेसिफिक क्वेश्चन में नजर आएंगे. तो इसमें ना समुद्र में रीलाइन बनाया जाता है. तो रीलाइन इज इन बिटवीन 2 कंट्री, जो अलग अलग डिमार्केशन आइलैंड से किया जाता है कि इसके इधर का पोर्शन का पानी आपका, इसका मेरा है, तो कल को डिस्प्यूट नहीं हो. जो आप सुनते हैं कि भारत के 50 मछुआरे को श्रीलंका ने पकड़ लिया, पाकिस्तान का 100 को भारत ने पकड़ लिया, उसका कारण है कि समुद्र में आप 22 किलोमीटर का एरिया को पार करके उधर चले जाते हैं. तो वहां पर शिप भी खड़ा रहता है आपको बताने के लिए. ये सारी चीजों का जब समझ आएगा तो बताया जाएगा और भी डिटेल्स में. तो एशिया में अगर ये पूरे एशिया के मैप को देखें तो यहाँ पे देखिए नॉर्थ हो गया, ये वाले पोर्शन जो है ना, ये वाला पोर्शन, ये सेंट्रल एशिया है. देखिए ये वाला तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजिकिस्तान और अफगानिस्तान. ये अफगानिस्तान को छोड़ दीजिए तो ये बाकी जो एरिया दिख रहा है ये रसिया का भाग था. 1992 ईस्वी में रसिया से सारे अलग हुआ है. इसके बाद भी रसिया अभी नंबर 1 पे एरिया के मामले में. तो ये इलाका देखिए, और ये वाला मंगोलिया है. ये वाला इलाका मंगोलिया, जहां का चंगेज खान था. मंगोलिया के जो हूण जनजाति थी, इसके आक्रमण से बचने के लिए ही चीन के राजा शी हुआंग-टी ने यहाँ पर ग्रेट वॉल ऑफ चाइना बनाया था. आप हर देश के बारे में ना 1-2 इंपॉर्टेंट चीज जरूर जानिएगा. मंगोलिया में गोबी का डेजर्ट है और ये सेंट्रल एशिया का डेजर्ट है. ऐसे डेजर्ट जो कॉन्टिनेंट के बीच में बनते हैं उनको मिड लैटिट्यूड डेजर्ट बोलते हैं. ये मध्य अक्षांशों पर है. ऐसे डेजर्ट कॉन्टिनेंटल डेजर्ट होते हैं क्योंकि ये समुद्र से काफी दूर है.
ये समुद्र से काफी दूर है। तो जो सेंट्रल एशिया है, सेंट्रल एशिया के इस साइड, इसको ईस्ट, देखिए क्लियर कट दिख रहा ना, ईस्ट एशिया, ये वाला ईस्ट एशिया है, जिसमें आप जापान, नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया, चाइना, ये सब आ रहा है। कभी कभी क्या होता है कि फार ईस्ट बोलते हैं ज्योग्राफी में, फार ईस्ट मतलब बहुत ज्यादा पूरब जापान, जिसको सूर्योदय का देश बोला जाता है। और ये वाला पोर्शन को देखिए, ये वाला पोर्शन, इसको बोलते हैं साउथ ईस्ट एशिया। ये साउथ ईस्ट एशिया, जहां पर म्यांमार है, थाईलैंड है, लाओस है, कंबोडिया है, उसके बाद वियतनाम है, ब्रुनई है, मलेशिया है, इंडोनेशिया है और सिंगापुर है। ये सारे देश जो है ये इस साइड में है, इधर। और ये वाला जो पोर्शन है इसको बोलते हैं वेस्ट एशिया। ये इलाका वेस्ट एशिया है, ये वाला, ये पूरा वेस्ट एशिया है, जहां पर ईरान, इराक, सऊदी अरब, यूनाइटेड अरब अमीरात, कतर, बहरीन, कुवैत, इजराइल, सीरिया, जॉर्डन, ये इलाका, टर्की, लेबनान, ये वाला इलाका, यमेन, ओमान, ये सारे यहाँ पर है। ये वेस्ट एशिया कहा जाता है। और ये साउथ एशिया, देखिए इधर इंडिया, साउथ एशिया में इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव, साउथ एशिया हो गया। नॉर्थ एशिया में रसिया आ रहा है अकेले। जैसे आप जानते हैं कि रसिया का ज्यादा पोर्शन एशिया में है, लेकिन जनसंख्या इसकी सिर्फ इधर 3% है। और पूरे एशिया का, रसिया का 10% भी जमीन इधर उससे भी कम होगा, और इसका 95% से ज्यादा जनसंख्या इधर है। ये यूरोपियन एरिया में पड़ता है, रूस का। तो रसिया एक अलग से समझा देंगे, क्योंकि रूस भी एक बड़ा देश, कॉन्टिनेंट के जैसा है, लेकिन इसके ज्यादा पार्ट जो है वो एशिया में जमीन है, खाली जमीन पड़ा हुआ है, रहने लायक क्लाइमेट नहीं है यहाँ की। तो ये सारे देश है एशिया में, जिसमें यूरोपियन क्षेत्र में अभी तक डिस्प्यूटेड लैंड है, मतलब स्पष्ट नहीं है। क्योंकि एशिया, देखिए हुआ क्या कि आप, जैसे उन्होंने पूछा सर ऐसा क्यों हुआ, अभी देखिएगा, आप एक ज्योग्राफी में पढ़े होंगे, सिक मैन ऑफ यूरोप। यूरोप का बीमार देश कौन है? टर्की है। देखिए इसको बीमार देश बोलते हैं, क्योंकि इसका थोड़ा सा पोर्शन यूरोप में आता है, टर्की का भी थोड़ा सा पोर्शन आता है, और बाकी एशिया में तो इसको सिक मैन ऑफ यूरोप बोलते हैं। ऐसा इसलिए हुआ कि इकोनॉमिक, ये जो हम लोग बोलते हैं ना, फर्स्ट वर्ल्ड, सेकेंड वर्ल्ड, तो ये जब कॉन्टिनेंट की हम बात करते हैं तो आप देखेंगे कि जब नामांकन भी हमने बताया सबका अलग अलग कैसे आया। टुंड्रा क्लाइमेट इधर है, जो सुमिता जी लिखती हैं, ये वाला एरिया में इधर, लेकिन इसके ठीक नीचे वर्ल्ड का सबसे ज्यादा कोनिफेरस फॉरेस्ट जो है वो यहाँ पर है, रसिया में ही है, जिसको टैगा बोला जाता है, टैगा। तो ये डेवलपमेंट के आधार पर, यूनाइटेड नेशन में जो कॉन्टिनेंट भी बना वो डेवलपमेंट के आधार पर बना, विकास के आधार पर बना। जब फर्स्ट वर्ल्ड, सेकेंड वर्ल्ड, थर्ड वर्ल्ड, फोर्थ वर्ल्ड बोलते हैं, फर्स्ट वर्ल्ड वैसे देशों को शामिल किया गया जो बहुत ज्यादा विकसित था, और यूरोपियन कंट्री तो बहुत ज्यादा आगे बढ़ गए। अगर आप देखेंगे वर्ल्ड के मैप पर, तो ये वाला जो पोर्शन है यूरोप का, ये पोर्शन, ये तो काफी ज्यादा विकसित रहा, ये वाला इलाका, ये यहां से ये वाला इलाका। तो क्या हुआ कि रसिया की पॉपुलेशन भी, एक तो यहाँ की क्लाइमेट रहने लायक थी, क्योंकि इधर में गल्फ स्ट्रीम जा रहा है, तो गल्फ स्ट्रीम के चलते क्या हुआ कि इस पूरे जोन का मतलब नॉर्मल टेम्परेचर हो गया, और आइस पिघलने लगा समुद्र के किनारे, जो भी पोर्ट थे वहां पर, और बारिश भी शुरू हुआ। तो ये जोन रहने लायक था, तो रशियन पॉपुलेशन जो था वो इधर शिफ्ट हुआ। हालांकि ये पूरा अंगारा लैंड का भाग है, ये जो ओरिजिनल अंगारा लैंड है
पिंजिया से टूट करके वो यही इलाका है, लेकिन इसकी पॉपुलेशन इधर शिफ्ट हो गई और इसलिए ये वाला एरिया को डेवलपमेंट के कारण यूरोपियन माना गया और यूनाइटेड नेशन में बैठ करके किया जाता है। लेकिन साथ ही साथ ये